गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है क्लोनिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं कि क्लोनिंग में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी की थी। तो अगर हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो जो क्लोन शब्द है वो है आपका ग्रीक शब्द क्लोन से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टहनी। ठीक है, टहनी का मतलब किसकी होती है? टहनी पादप की। ठीक है, तो कहने की बात ये थी कि पादप जैसा होता है, जैसा पेड़ होता है टहनी भी हूबहू उसी के जैसी होती है। अगर हम किसी आम के पेड़ से बीज लेते हैं और अगर हम दूसरा बनाना चाहें तो वो एज इट इज होता है आम के जैसा ही। ठीक है, तो टहनी अपने प्लांट के जैसी होती है, तो उसी से लिया गया है क्लोन शब्द और क्लोन से ही बना है आपका क्लोनिंग। ठीक है, हम क्लोनिंग में करते क्या है, हम किसी जीन की, किसी एम्ब्रियो की, किसी एनिमल की या फिर किसी पेड़ पौधे की, हम उसमें उसकी हूबहू कॉपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकी हूबहू कॉपी, उनकी हूबहू प्रतिकृति बनाते हैं हम उसमें। ठीक है, हूबहू कॉपी बनानी होती है हमें इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को उस दिन क्लियर कर दिया था। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के प्रकार बताए थे। क्लोनिंग होती है आपके दो प्रकार की, जैसे फर्स्ट थी जीन क्लोनिंग। भाई इन सबको तो खैर हिंदी में भी जीन ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए एक भी शब्द अगर ज्यादा हिंदी के नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड ईयर किसी की इंग्लिश में अगर परेशानी आती है कि मैडम इसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है, आप पूछ लेना साथ के साथ। ठीक है, जीन क्लोनिंग एंड क्लोनिंग ऑफ एनिमल, यही बताया था उस दिन। ठीक, क्लोनिंग ऑफ एनिमल में हमने पढ़ा था ये टू टाइप के, जैसे फर्स्ट था देखिए, अब जरा ध्यान दें यहाँ पर। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग जो होती हैं वो होती हैं टू टाइप्स की। द फर्स्ट इज जीन क्लोनिंग, मतलब इसमें जीन का क्लोन किया जाता है। जीन्स के क्लोनिंग के बारे में हमने बताया था, अगर हमें जीन की क्लोनिंग करनी होती है तो हमें चाहिए होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, जीन, किसी भी जीन की हम क्लोनिंग कर सकते हैं, उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनकी हूबहू कॉपी बना सकते हैं जीन्स की। ठीक है, वही हमारा जो दूसरा प्रकार है क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, किसी भी जंतु की हम क्लोनिंग करना चाहते हैं तो भी उसके दो ही प्रकार होते हैं, टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव मतलब यहाँ पर प्रजननीय क्लोनिंग होता है, प्रजननीय क्लोनिंग। और सेकंड जो है आपका थेरेपेटिक क्लोनिंग, उसे हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय क्लोनिंग। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की बात करें, मतलब प्रजननीय क्लोनिंग की हम बात करते हैं, तो उसके भी दो प्रकार होते हैं, मतलब दो भागों में से हम बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो रहता है आपका एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग, एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूणीय क्लोनिंग, और साथ में दूसरा जो है वो है क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, हमने यहाँ पर आपकी बात की थी जीन क्लोनिंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसके बाद हमने एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग के बारे में बताया था, किसमें हम किसकी क्लोनिंग करते हैं, एम्ब्रियो की क्लोनिंग करते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर, मतलब हमें क्लोनिंग की जो प्रोसेस करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफर के थ्रू, मतलब उसमें हम किसके द्वारा करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा करते हैं। और साथ में हमारा एक रहता है आपका चिकित्सीय क्लोनिंग, ये दो क्लोनिंग रहते हैं अभी समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर है क्लोनिंग का आपका टॉपिक? चलें तो वन बाय वन देख लेते हैं जरा। हाँ भाई, क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये है आज आपका टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोगों ने उस टाइम क्या बताया था कि इसमें आप दो अलग अलग प्रजाति के कोई एनिमल लेंगे, उसमें दोनों में से सेल्स ली जाएंगी, कुछ कोशिकाएं ली जाएंगी, और उन कोशिकाओं में से क्या निकाल दिए जाएंगे, न्यूक्लियस निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और एक कोशिका का न्यूक्लियस दूसरी कोशिका में समाहित किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस चीज का न्यूक्लियस होता है, जिस स्पीशीज से, जिस प्रजाति से आपने क्या लिया हुआ है, न्यूक्लियस लिया हुआ है, आपका जो क्लोन बनेगा, हमारे टॉपिक जो है क्लोनिंग है ना, तो क्लोन जिसका बनेगा वो उस न्यूक्लियस लिया हुआ है, जिससे, जिस एनिमल से, जिस स्पीशीज से आपने न्यूक्लियस लिया है, वो उसी की हूबहू कॉपी बनेगा। मतलब कहने की बात ये है कि अब फिर आपके पास जो क्लोन बनेगा वो किसका होगा, वो आपका जो डोनर न्यूक्लियस होगा वो होगा, उसी का होगा एज इट इज। ठीक है, क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो है आपका डॉली शीप के बारे में। ठीक है, उस दिन भी आपको बताया था मगर बहुत जल्दी में, उस दिन तक टाइम नहीं था आप लोगों को बताने के लिए, आज प्रॉपर टाइम है तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, किसमें करते क्या, सबसे पहले हमने दो अलग अलग प्रजाति की शीप से क्या लिए, दो अलग अलग सेल्स लिए। ठीक है, जो पहली है आपकी वो है आपकी स्कॉटिश शीप। ठीक है, ये स्कॉटिश शीप जो है वो होती है आपकी ब्लैक माउथ शीप। ठीक है, जो सेकंड थी वो थी आपकी वेल्श माउंटेन शीप। ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीशीज की आपने दो अलग अलग सेल्स ली हुई हैं, जिसमें एक है स्कॉटिश, सेकंड है वेल्श माउंटेन शीप। ये वेल्श माउंटेन शीप जो होती है सेकंड ईयर, ये होती है आपकी व्हाइट माउथ शीप। कैसी होती है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, वो कैसी होती है आपकी व्हाइट माउथ शीप होती है। अगर हम बात करें अपने डॉली शीप के बारे में, या हम अपने इस नए मेथड के बारे में बात करें क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्मट एट एल। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था, मतलब उन्होंने ही डॉली शीप का जो है बर्थ करवाया था अपने अंडर में, अपने सुपरविजन में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये एटेल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, काफ़ी क्लासेस में बताया जाता है, आप लोगों ने जनरली बुक्स में भी पढ़ा होगा, दोबारा बता देते हैं।
कि एटेल जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है एटेली की। शॉर्ट फॉर्म कहें चाहे आप कह सकते हैं एब्रीविएशन, बात एक ही है। तो एटेल जो है वो एब्रीविएशन होता है एटेली का, ठीक है। एटेली से मतलब क्या होता है, जैसे हम सब लोग को एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। मैं आपके लिए लीडर हूँ, ठीक, एक मेजर साइंटिस्ट की तरह से। आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए आप हैं 90 स्टूडेंट्स। कितने हैं आप? 90 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो जब हम लोग बाद में जाके इसको पब्लिश कराएंगे किसी जर्नल में, तो होगा क्या, वहां पर जो आपका लीडर होता है उसका नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन 90 स्टूडेंट्स का भी नाम आए? सोचो 90 स्टूडेंट्स तो कितने सारे हो जाएंगे। या मैं ये कहूँ कि 90 साइंटिस्ट जो है, अदर 90 साइंटिस्ट, क्या पॉसिबल है कि उन सबका नाम एक साथ आ जाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 2 से 3 लोग जो हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट को कर ले, है ना। तो उसमें काफी लोगों की हेल्प भी चाहिए होती है। तो जनरली जो साइंटिस्ट काम करते हैं ज्यादा भी होते हैं, 90 मैंने ज्यादा बता दिया, सपोज कीजिए 15 ही हुए, ठीक है। तो इस उसमें क्या करते हैं हम, जो लीडर होता है उसका नाम स्टार्टिंग में रख लेते हैं, बाकी के जो होते हैं उनको एटेली में दे देते हैं। एटेली का यहाँ मतलब हो जाता है साथियों से, ठीक है। आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा, जैसे एग्जाम्पल दूं तो विलमट एवं साथियों को वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप लोग एटेली याद रखिएगा और इसी टर्म को आप आगे भी लिखेंगे। पहली बात तो ये सेकेंड ईयर कि आप इसको जब लिखेंगे तो एटेली हमेशा या तो इटैलिक में लिखें, हल्का सा टेढ़ा करके, नहीं लिख सकते हैं तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें, सीधी सी बात। एल के बाद हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। क्लियर है एटेल, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है उस पर अब हम फोकस करते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो थे विलमट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 अलग अलग स्पीशीज की, 2 अलग अलग प्रजाति की शीप से क्या ली थी, कोशिकाएं ली थी। अगर उन्होंने एक ली थी स्कॉटिश शीप और दूसरी ली थी भेड़, वो कैसी थी, वो थी आपकी वेल्श माउंटेन। अब इन्होंने जो इससे लिया था, स्कॉटिश शीप से जो सेल्स ली थी, वो ली थी इन्होंने ओवम, ओवम लिए थे, ठीक है। और ये ओवम जो थे इसमें से इन्होंने क्या किया, रिमूव द न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस था उसे उन्होंने निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो ये इनके पास जो सेल थी वो विदाउट न्यूक्लियस की मिली, स्कॉटिश भेड़ से जो इन्होंने ली थी, क्लियर है। और ये इन्होंने जो भेड़ से वो ली थी सेल्स, वो कौन सी थी, वो ओवम लिए थे इन्होंने, क्लियर है। उसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाइए वेल्श माउंटेन शीप के बारे में। तो वेल्श माउंटेन शीप से इन्होंने क्या किया था, ये शीप कैसी होती है, पहले तो व्हाइट माउथ शीप होती है, सफेद मुंह वाली शीप होती है। तो सफेद मुंह वाली शीप से इन्होंने ली थी 277 स्तन कोशिकाएं, आप कहें चाहे आप कह सकते हैं मेमोरी सेल्स, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। या तो स्तन कोशिकाएं कहें चाहे आप मेमोरी सेल्स कहें। तो इन्होंने इस वेल शीट से क्या किया था, उन्होंने इतनी कोशिकाएं ली थी और इन कोशिकाओं को फिर रखा था एक, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी कोशिका बना रही हूँ भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोशिकाओं का जो नंबर था वो ज्यादा लिया था, 277 लिया था। उसके बाद इन्होंने इन कोशिकाओं को कहाँ रखा था, एक कल्चर मीडियम में रखा था। ये कल्चर मीडियम जो होता है, इसके बारे में आपको इजीली बॉटनी में पढ़ने को मिल जाएगा, कल्चर मीडियम के बारे में, ठीक है। ये कल्चर मीडियम जो था उसमें क्या किया था सेकेंड ईयर, एक तो बहुत कम कल्चर मीडियम में रखा था। भाई किसी भी कोशिका को हम अगर संवर्धित कराते हैं तो किसी कल्चर मीडियम में कराते हैं, ठीक है। तो कल्चर मीडियम इन्होंने बहुत कम रखा था, पोषक जो था इन कोशिकाओं को देने के लिए जो पोषक पदार्थ था वो बहुत कम अमाउंट में रखा था। साथ में इन्होंने रखा था इनको डीप फ्रीज में, ठीक है। इन्होंने इसको डीप फ्रीज में रखा था, बहुत ठंडे जगह रखा था। और कितने दिन के लिए रखा था, अप्रॉक्स 5 डेज के लिए रखा था, ठीक।
एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने दो अलग अलग प्रजाति से कोशिकाएं ली थी, वो तो आपको क्लियर है, यहाँ आ जाएं आप। इन्होंने जो दूसरी प्रजाति थी वेल्श माउंटेन शीप, वेल्श माउंटेन शीप का मतलब हो जाता है सफेद मुंह वाली जो शीप है, ठीक है, उससे उन्होंने 277 कोशिकाएं ली थी। और ये कोशिकाएं कैसी थी? स्तन कोशिकाएं थी, मतलब मेमोरी सेल्स थी, ठीक है। उन्होंने वो सेल्स ली और किस में रखी थी? बहुत कम कल्चर मीडियम में रखी थी। कल्चर मीडियम से मतलब हो जाता है यहाँ पर इस कल्चर मीडियम में बहुत कम पोषक पदार्थ दिए थे। उसके बाद उन्होंने इन कोशिकाओं को डीप फ्रीज में रखा था, बहुत ठंडी जगह, ठीक है, डीप फ्रीज में रखा था 5 दिन के लिए, ठीक। अब यहाँ ये क्वेश्चन ये आता है कि क्यों रखा था डीप फ्रीज में 5 दिन के लिए, क्यों रखा था? इसलिए रखा था, पहली बात तो ये कि ये मेमोरी सेल्स थी, तो भाई मेमोरी सेल्स जो हैं, प्रिकर्सर सेल्स जो है इनकी, इनसे किसका निर्माण होगा? ये किसी की प्रिकर्सर सेल्स है भाई, मेमोरी सेल्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। मेमोरी सेल से क्या बनेंगी आगे जाकर? मेमोरी सेल। पर हमें मेमोरी सेल थोड़ी ना बनानी है, हमें तो पूरा का पूरा एनिमल बनाना है। तो इसका मतलब है अब हमें इन मेमोरी सेल्स को हटाकर, इन स्तन कोशिकाओं को हटाकर हमें पूर्ण शतक्त कोशिकाएं चाहिए। पूर्ण शतक्त कोशिकाएं, पूर्ण शतक्त मतलब होता है टोटीपोटेंट, जो आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको डीप फ्रीज में रखा था और बहुत कम दिया था पोषक पदार्थ, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया? इन सेल्स ने अपनी स्तन कोशिकाओं के तौर पर अपनी पहचान खो दी थी। मतलब अब ये स्तन कोशिकाएं नहीं रही, ठीक। अब ये हो गई है टोटीपोटेंट, पूर्ण शतक्त कोशिकाएं। पूर्ण शतक्त कोशिकाएं होने की वजह से अब इन्होंने किया क्या? ये 5 डेज जो है यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब ये कोशिकाएं रीप्रोग्रामिंग के लिए पूरी तरह तैयार थी, ठीक है। किसके लिए तैयार थी? रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार थी। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ एक कल्चर मीडियम में रखा, यहाँ पर, ठीक है, ये देखें, ठीक है, एक साथ एक ही कल्चर मीडियम में रखा। इसमें से तो न्यूक्लियस निकाल ही दिया था, इसमें से नहीं निकाला था। तो अब करना क्या था? इसमें इन्होंने क्या कराया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो जाता है अब इन्होंने इस कल्चर मीडियम में विद्युत धारा प्रवाह कराई। विद्युत धारा समझते, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उन्होंने इसमें फिर उनको प्रवेश कराया, फ्लो कराया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो कल्चर मीडियम था जिसमें ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं थी, ठीक है, उसमें प्रोसेस होता है, प्रक्रिया हो जाती है फ्यूजन की। फ्यूजन समझते हैं सभी लोग, फ्यूजन मतलब हो जाता है दो चीजों का मिलना। तो बस इसने क्या किया? इस कोशिका ने, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, उसने इस कोशिका के न्यूक्लियस को अपने अंदर समावेश कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियस आया है आपके वेल्श माउंटेन शीप से, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या था? जो क्लोन बनेगा वो हमारे पास वेल्श माउंटेन का बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जिसका न्यूक्लियस होता है क्लोन, उसी का हूबहू कॉपी बनता है। ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया ही था, ठीक है। तो अब करना क्या है सेकेंड ईयर? जैसे ही ये फ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है, ये आगे जाकर प्रोसेस क्या करेगी? ये आगे जाकर अपनी और प्रक्रिया दोहराएगी, मतलब क्लीवेज की प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब अच्छा ये बताएं, यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बताएं, या फिर क्लियर है भाई? फीडबैक दें, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं। मैन वन टाइम रिपीट, ओके। देखो
यहाँ पे एक बार फिर सुन लीजिए आप, यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्मट एटल, ठीक है। विल्मट ने उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो अलग अलग प्रजाति की शीप से, भेड़ से कोशिकाएं ली थी। जो एक थी वो थी स्कॉटिश भेड़, दूसरी जो थी वो थी आपकी वेल्श माउंटेन। वेल्श माउंटेन मतलब वेल्श पहाड़ी भेड़। ये वेल्श पहाड़ी भेड़ जो होती है ये होती है सफेद मुंह वाली, और ये स्कॉटिश भेड़ जो होती है वो होती है काले मुंह वाली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अब जो वेल्श माउंटेन शीप थी, अच्छा ये जो वेल्श माउंटेन शीप थी, सेकेंड ईयर, एक और खास बात, ये थी आपकी 6 साल बड़ी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये काम आएगी आगे भविष्य में, ठीक है। क्या था, ये 6 साल बड़ी शीप से लिया गया था। इन्होंने इसमें से ली 277 स्तन कोशिकाएं, ठीक है। अब ये स्तन कोशिकाओं को इन्होंने एक कल्चर मीडियम में रखा। कल्चर मीडियम में रखने की वजह से इसको बहुत पोषक का जो पदार्थ, पोषक पदार्थ जो थे वो बहुत कम अमाउंट में दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, और इनको जब डीप फ्रीज में रखा 5 दिनों के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ठंडी जगह, डीप फ्रीज में जब रखा है बहुत कम टाइम 5 दिनों के लिए, तो होता क्या है, ये जो स्तन कोशिकाएं हैं, मेमोरी सेल्स, ये अपनी कोशिकाओं की, मतलब जो स्तन कोशिकाएं हैं ये तो प्रीकर्सर सेल्स हो गई, तो ये अपनी एज अ मेमोरी सेल के तौर पर अपनी पहचान खो देती हैं। अब ये आगे जाकर मेमोरी सेल ही नहीं बनाएंगी अगर ये हम ऐसा नहीं करते, ये कल्चर मीडियम डीप फ्रीज वाला हम प्रोसीजर नहीं अपनाते, तो क्या होता, ये सेल्स अगर हम आगे भी क्लीवेज की प्रोसेस करती तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी सेल्स ही बनाती, पर हमें मेमोरी सेल्स नहीं बनवानी, हमें पूरा का पूरा एनिमल चाहिए, हमें पूरी पूरी भेड़ चाहिए, हमें नहीं चाहिए सिर्फ स्तन कोशिकाएं। तो उसके लिए, प्रोसीजर के लिए हमने क्या किया था, कल्चर मीडियम में रखा, डीप फ्रीज में रखा था हमने 5 दिनों के लिए। तो ये जो आपकी मेमोरी सेल्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी टोटिपोटेंट में, ठीक है, मतलब पूंछ तक कोशिका हो गई। अब ये कोशिका आपके लिए रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार है पूरी तरह से। किसके लिए तैयार है, रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार है ये, ठीक है। अब रीप्रोग्रामिंग की वजह से क्या होता है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार थी। हमने आपकी स्कॉटिश भेड़ थी उसमें से हमने क्या लिए थे, ओवम लिए थे। ओवम लेने के बाद हमने क्या किया, वैसे उसका न्यूक्लियस निकाल दिया, तो इसमें से ये विदाउट न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमने इनको क्या करवाया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब से विद्युत धारा प्रवाह कराई। विद्युत धारा प्रवाह कराने की वजह से इनमें होता है फ्यूजन की प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ, यहाँ से हमने जो ली थी वो 277 कोशिकाएं थी, 277, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ जो रह गई थी वो थी 29 सेल्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक जब आगे तक ये फ्यूजन की प्रोसेस हुई थी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ कितनी कोशिकाएं बची थी फ्यूजन तक, 29 कोशिकाएं। बाकी कोशिकाएं जो थी वो डैमेज हो चुकी थी। अच्छा, डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए हम इनकी कोशिकाओं का जो नंबर होता है वो ज्यादा लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हमेशा पता है कि आगे तक जरूरी थोड़ा सारी सारी कोशिकाएं चलें, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जरूरी थोड़ा होता है कि सारे सारे एनिमल्स भी चलें, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें हमेशा नंबर ज्यादा रखने होते हैं। खैर आगे चलते हैं, हमने क्या किया, इनको फ्यूजन की प्रोसेस हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, विद्युत धारा की वजह से। इनमें जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है फिर हम इन्हें इन्हीं उसमें स्टेज में क्या कराएंगे, इस एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन कराएंगे। एक प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, बताया जाएगा, थोड़ा धीरज रखें। हाँ भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरोगेट मदर के गर्भाशय में इन्हें फिर प्रतिरोपित कर दिया। इन्होंने क्या किया फिर, इम्प्लांट मतलब क्या होता है, प्रतिरोपण, ठीक है।
तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई वो हुई यहाँ पर प्रतिरोपण की प्रक्रिया। तो प्रतिरोपण में क्या किया जाता है, इन सेल्स को उठाकर किसी सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर दिया गया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ हमारी सेल्स जो थी 29 थी, तो 29 सेल्स को रोपित करने के लिए जितनी सरोगेट मदर ली गई थी वो थी 13। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे जितनी सरोगेट मदर ली गई थी वो कितनी थी, 13 सरोगेट मदर में 29 सेल्स जो थे वो रोपित किए गए थे। उसके बाद क्या होता है क्लास, ये यहाँ पर 13 सरोगेट मदर पता है जो आगे जाकर क्या करेंगी, वो आगे जाकर आपके किसी भी एनिमल को बर्थ करेंगी। अच्छा, राजपूत, अच्छा, रिप्रोग्रामिंग। बेटा रिप्रोग्रामिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि अब आप इससे कोई भी दूसरा प्रोग्राम करवा सकते हैं। अगर आप ये प्रोसीजर नहीं करते तो ये आगे जाकर जो इनका पहले से डिसाइडेड था कि हाँ हमें आगे जाकर बंटवारा भी अगर हम करते हैं, क्लीवेज की प्रोसेस भी अगर होती है, विभाजन भी करते हैं, तो सिर्फ मेमोरी सेल्स बनाएंगे। रिप्रोग्रामिंग का मतलब हो जाता है अब ये किसी भी प्रोग्राम के लिए तैयार है, आप इनसे कुछ भी करवा लो, अब ये टोटीपोटेंट हो चुकी है, पूर्ण शतक कोशिका हो चुकी है। क्लियर हुआ? राजपूत है ना नाम शायद? हाँ राजपूत, बताएं आप, क्लियर हुआ रिप्रोग्रामिंग का मतलब? हाँ, वैसे भी रिपीट एक बार और करा दिया जाएगा, उसके बाद फिर परेशानी आती है तो आप लोग पूछ लेना। चलो आगे चलते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ थे हम। तो यहाँ पर जो हमारी सरोगेट मदर जो थी, जिनका हमने क्या यूज किया था, गर्भाशय यूज किया है यहाँ पर अपनी सेल्स को उनके गर्भाशय में इम्प्लांट करने के लिए। तो यहाँ पे सरोगेट मदर जो थी वो थी आपकी ब्लैक माउथ शीप। ठीक है, तो जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, स्कॉटिश वाली ब्लैक माउथ है आपकी सरोगेट मदर जो यूज हुई है वो ब्लैक माउथ है, लेकिन जो डॉली बनेगी वो आपकी व्हाइट माउथ बनेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आपके व्हाइट वाली उससे लिया गया है। ठीक है, व्हाइट माउथ शीप से लिया गया है। क्लियर है? अब हम करते क्या है, ये 13 में से 13 शीप जो थी, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही शीप प्रेग्नेंट होती है। और आफ्टर, कहाँ लिख दूँ, आप यहाँ लिख देती हूँ, चलो ऊपर की तरफ करके, अच्छा 2 मिनट बाद करा दो। हाँ, देखें जरा, सिर्फ एक शीप ही प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो 140 डेज बाद क्या करती है, वो डॉली को जन्म देती है। उसने डॉली को जन्म दिया है, फिर उसने 148 डेज के बाद। क्लियर है? चलिए सेकेंड ईयर पहले तो जरा रिज्वाइन करें आप।